हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चंस। यहाँ पर लगभग 6 क्वेश्चंस है और 6 को हम कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चंस जो है आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे और May 25 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं सारे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस को। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तब आपको हर एक पॉइंट को अलग अलग कंसीडर करके पढ़ना है और हर एक पॉइंट का अलग अलग आंसर लिखना है। और ऐसे क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है मार्क्स को गेन करना। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई एक पॉइंट गलत भी बताया तो बाकी सारे क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही बताया तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी मार्किंग होती है और आप लोगों को बेनिफिट है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात चल रही है, मिस्टर अमित पेड इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल्ड बाय हिम फॉर हिज सन्स हायर एजुकेशन। हिज सन इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन अ फर्म। मिस्टर अमित विल गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि एक बंदा था अमित, उसने अपने बेटे के लिए एक एजुकेशन लोन लिया और वो एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो क्या उसको सेक्शन 80E में डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा। पर सवाल ये है कि उसका बेटा जो है वो ऑलरेडी किसी फर्म में काम कर रहा है, तो इससे हमको क्या लेना देना है? लॉ में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं था कि अगर आपका बेटा या कहीं काम कर रहा हो तो आप इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो लॉ में लिखा है वही दिमाग आपको लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों 80E का एग्जेम्पशन जो है वो मिस्टर अमित को मिलेगा। आइए देखते हैं। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, मिलेगा 80A में, सही बात है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 इज अवेलेबल है, पर आपको जो है शिफ्ट आउट करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम से, क्योंकि आपको पता है नए टैक्स रेजिम में, डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, आपको पुराने टैक्स रेजिम में ही ये डिडक्शन मिलता है। तो ठीक है, तो आपको शिफ्ट आउट करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम से, तभी आपको जो है सेक्शन 80E में इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने हायर एजुकेशन के लिए लिया था वो आपको मिल जाएगा। और उसका सन ऑलरेडी एम्प्लॉयड है फर्म में, उससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आता है, तो आपको 80E का एग्जेम्पशन यहाँ पर मिल जाएगा। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड वुड क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। हाँ बिल्कुल, हमने पढ़ा था 80C सेक्शन में, अगर आपको नहीं याद है तो आप जाकर देखिए। जो भी नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्ड्स रहते हैं वो 80C में एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि नाबार्ड के जो भी बॉन्ड है वो क्वालिफाई करेंगे डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C। पर आपको शिफ्ट आउट करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम से, क्योंकि अगर आप शिफ्ट आउट नहीं करोगे तो 80C का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आते हैं। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, investment contribution subscription in eligible or approval modes should be made out from the income chargeable to tax। ये बोल रहा है कि आपको 80C में जो डिडक्शन मिलता है, आप 80C में किसी फंड में पैसा डालते हो तो आपको जो डिडक्शन मिलता है वो तभी मिलता है जब आपने इनकम कमाई हो जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो और फिर आपने उसको जमा किया हो, तब मिलता है। तो ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम को भी आप जमा करा सकते हो पैसे को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये बात कहीं लॉ में भी नहीं लिखी गई है, ये इनकी मनगढ़ंत कहानी है, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टिपुलेशन सेक्शन 80C में नहीं दिया है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो पैसा आपका इनकम चार्जेबल टू टैक्स से आना चाहिए, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। Where an individual repays a sum of 30,000 towards the principal and 14,000 as interest in respect of loan taken from a bank for pursuing eligible higher studies। बहुत बढ़िया। The deduction allowable under section 80E is 44,000 irrespective of the tax regime। देखो यहाँ पर दो बात लिखी गई है। पहला, इसने बोला कि जो प्रिंसिपल है 30,000 वो और इंटरेस्ट जो 14,000 है वो दोनों को प्लस करके 44,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा 80E में। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। खाली इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन मिलता है, जो सम वापस पे करते हैं, जो प्रिंसिपल पे करते हैं, उसका एग्जेम्पशन यहाँ पर नहीं मिलता 80E में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात,
ये लिखा है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रेजिम, यानी आप कोई भी टैक्स रेजिम में लो, पुरानी लो नई लो, दोनों में मिलेगा। आंसर इज नो, खाली आपको पुराने में मिलेगा, यानी कि आपको शिफ्ट आउट करना पड़ेगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में से, तभी आपको जो है ये मिलने वाला है। तो देखो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इंडिविजुअल वुड नॉट बी एलिजिबल इफ़ ही पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यानी आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में से शिफ्ट आउट करना पड़ेगा, तभी आपको ये सेक्शन मिलेगा। दूसरी बात, डिडक्शन जो है वो खाली इंटरेस्ट का मिलेगा, खाली 14,000 का मिलेगा, कोई भी प्रिंसिपल का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर एटीई में नहीं मिलता है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में, मिसेस शीला विडो ऑफ मिस्टर सतीश। मिस्टर सतीश जो है वो गुजर गए और अब ये जो है विधवा हो चुकी हैं। रिसीव्ड 7 लाख ऑन 1/5/2024 बीइंग अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर सतीश इन हिज एनपीएस अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 80CCD टू मिस्टर सतीश इन द अर्लियर प्रीवियस ईयर। सच अमाउंट रिसीव्ड बाय हर एज अ नॉमिनी ऑन क्लोजर ऑफ द अकाउंट इज डीम टू बी हर इनकम इन असेसमेंट ईयर 25-26। तो ये बोल रहा है जो एनपीएस का पैसा मिला है उस एनपीएस का डिडक्शन तो पहले ले लिया था, अब उसके नॉमिनी को जो पैसा मिल रहा है तो क्या वो टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, 80CCD में वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। The proviso to section 80CCD3 provide that the amount received by the nominee on closure of NPS on the death of the SSC shall not be deemed to be the income of the nominee. Hence, amount received by Mrs. Sheila would not be deemed to the income for assessment year 25-26, यानी 25-26 में इसको इनकम नहीं कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। मिस्टर विशाल अ सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, कंट्रीब्यूट किया 50,000 रुपये टीयर 2 अकाउंट ऑफ एनपीएस, तो उसको 80CCD में डिडक्शन मिलेगा और उसने शिफ्ट आउट कर लिया है इसलिए उसको डिडक्शन मिलेगा। क्या ये सही बात है? आंसर इज डिडक्शन तो मिलेगा, टीयर 2 एनपीएस का डिडक्शन मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी है तो मिलेगा, पर सेक्शन नंबर गलत लिखा है, 80CCD में नहीं मिलेगा, सेक्शन 80C में मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पर है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Contribute to tier 2 account of NPS would qualify for deduction under section 80C and not section 80CCD। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, हमने सारे के सारे कवर किए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो। Examine the allowability of the following if the SSC have exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BSE। जो SSC है वो पुराने स्कीम से टैक्स पे करना चाहता है, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट पॉइंट, राजन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हैज़ टू पे टू अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 62,000 and spend nothing for life insurance or for maintenance of dependent disabled। यानी राजन ने डिपेंडेंट डिसेबल के लिए कोई भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया, कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं किया, पर उसके लिए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का पैसा दिया 62,000 रुपीज़। तो क्या इसको डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा। कहाँ, कौन से सेक्शन में मिलेगा इसको? क्या 80D में मिलेगा या 80DDB में मिलेगा या कौन से सेक्शन में मिलेगा? देखो दोस्तों, यहाँ पर जो डिडक्शन है वो मिलेगा सेक्शन 80DD में। डबल डी बोलता है डिपेंडेंट डिसेबल के केस में अगर आप उसका जो है मेंटेनेंस के लिए या उसके कोई भी बीमारी के लिए आप पैसा देते हो तो आपको सीधा सीधा 75,000 का डिडक्शन मिल जाता है, और अगर सेवियर डिसेबिलिटी रहती है तो सीधा सीधा 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाता है। आपने कितना खर्चा किया उससे कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो, द रिडक्शन ऑफ 75,000 अंडर 80DD इज अलाउेबल टू राजन irrespective of the amount of the expenditure incurred or paid by him if the expenditure is incurred in respect of a dependent with severe disability। the deduction allowable is 1,25,000। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, वरुण अ रेसिडेंट इंडियन हैज स्पेंड नथिंग फॉर द ट्रीटमेंट इन द प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिटेड 25,000 विथ LIC फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल। इसने क्या किया, मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया 25,000 LIC को, तो 80DD लागू हो गया और इसको भी 75,000 और 1,25,000 अगर सीवियर डिसेबिलिटी है वो इसको 80DD में मिल जाएगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। थर्ड पॉइंट में आते हैं, हर ईयर रेसिडेंट इंडिविजुअल हैज इनकर्ड 20,000 फॉर द ट्रीटमेंट एंड 25,000 डिपॉजिटेड विद LIC फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल। टोटल इसने 45,000 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, तो इसको 80DD में 45,000 नहीं मिलेगा, फिक्स मिलता है 75,000, और अगर सेवियर डिसेबिलिटी रहती है तो 1,25,000 मिलता है, तो वो इसको डेफिनेटली मिल जाएगा।
75,000 मिलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी रहती है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन पूरा का पूरा सेक्शन 80DD पे था। तो अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो पहले सेक्शन 80DD देख कर आइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर चतुर्वेदी रेसिडेंट इन इंडिया वॉज 8,18,240 रुपये, विच इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 2,45,000 रुपये टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹58,000 रुपीज़। The gross total income also includes interest income of ₹12,000, यानी इंटरेस्ट इनकम 12,000 का है जो कि सेविंग बैंक से मिला है, और 40,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है फिक्स डिपॉजिट से, यानी दो जगह से मिला है, सेविंग बैंक से 12,000 और फिक्स डिपॉजिट से 40,000। मिस्टर चतुर्वेदी ने पीपीएफ में 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और मेडिकल इंश्योरेंस जो है 51,000 का पे किया है। मिस्टर चतुर्वेदी ने 50,000 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को भी पे किया है जो कि सेक्शन 80G के लिए एलिजिबल हो जाता है, और अकाउंट पे चेक से पे किया है, तो बहुत अच्छी बात है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन मिस्टर चतुर्वेदी हु इज 70 ईयर्स ओल्ड एज ऑन 31/3/25 इन अ टैक्स एफिशिएंट मैनर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से हमको ये पता चला, ग्रॉस टोटल इनकम 8,18,240 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,45,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 58,000, इंटरेस्ट इनकम 12,000, सेविंग बैंक की इनकम 40,000, और पीपीएफ में 1,20,000 जमा किया। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 51,000 का था, 50,000 जो है वो 80G के लिए इसने जमा किए हैं पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। तो टैक्स एफिशिएंट मैनर यानी क्या? टैक्स एफिशिएंट मैनर यानी दोनों स्कीम से कैलकुलेट करना है, डिफ़ॉल्ट स्कीम से भी और शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफ़ॉल्ट स्कीम से भी। तो डिफ़ॉल्ट स्कीम यानी नया स्कीम, तो नए स्कीम में आपको पता होगा कि डिडक्शंस जो है वो नहीं मिलते हैं, डिडक्शन नए स्कीम में नहीं मिलते हैं, कुछ कुछ डिडक्शन मिलते हैं, पर वो डिडक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो नए स्कीम की अगर मैं बात करता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर चतुर्वेदी फॉर असेसमेंट 25-26 अंडर डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम में दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम था 8,18,240, वही मेरा टोटल इनकम बन जाएगा, क्योंकि डिडक्शन जो है वो यहाँ पर अलाउेबल नहीं किया जाता है क्योंकि नया स्कीम है। तो टोटल इनकम आ गया 8,18,240। अब 8,18,240 में स्पेशल रेट वाली इनकम कौन सी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,45,000, जहाँ पर 20% टैक्स लगता है। तो मैंने क्या किया, 2,45,000 पे 20% टैक्स लगाकर 49,000 तो टैक्स आ गया। अब 8,18,240 में से 2,45,000 के ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, तो बचा कितना? 5,73,240 रुपीज़। तो अब मेरे को नए स्लैब के हिसाब से 5,73,240 के ऊपर टैक्स निकालना है। तो नए स्लैब के हिसाब से 0 से 3 लाख तक नील है, 3 से 7 लाख तक 5% है। तो देखो 573,240 पे पहले 3 लाख तो हमने नील कर दिया, बचा कितना? 273,240। तो 273,240 में हमारा 5% वाला स्लैब अगर मैं लगाऊं तो मेरा टैक्स आएगा 13,662। अब 13,662 को मैंने फिर यहाँ पर ले लिया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स था वो और जो टोटल इनकम का टैक्स था वो दोनों को ऐड करके मेरा आ गया 62,662, जिसमें मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स 4% लगाया 2,506। तो मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया 65,168, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद आ गया 65,170। ये आया मेरा नए स्कीम में। अब आता हूँ मैं पुराने स्कीम में, जहाँ पे इसको ढेरों सारे डिडक्शन मिलने वाले हैं। तो पुराने स्कीम में आते हैं। सबसे पहले नॉर्मल प्रोविजन में अगर आएंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम 8,18,240। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डिडक्शन नहीं मिलता, ये तो आपको पता है। तो मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को पहले ही माइनस कर लिया, 2,45,000, तो मेरा बच गया 573,240। अब अगर आपको याद होगा तो पीपीएफ में इसने पैसा जमा किया था 1.5 लाख रुपए, तो पीपीएफ में 1,20,000 जमा किया, वो इसको मिलेगा सेक्शन नंबर 80C में। फिर उसने मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा, अब वो 70 के अबव है तो 50,000 की लिमिट है 80D में, पर उसने 51,000 जमा किया, पर मिलेगा खाली 50,000 80D में, 51,000 नहीं मिलेगा। फिर
ATG के लिए हमको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, पर पहले हम ATTTB में आ जाते हैं। ATTTB यानी बी यानी बुजुर्ग लोग यानी बुजुर्ग लोग में 50,000 का एग्जाम्शन मिलता है, तो पूरे का पूरे 50,000 ले लिए। अब ये 50,000 क्यों लिए हैं, देखो दोस्तों बहुत ही ईजी बात है। देखो 40,000 का था हमारा इंटरेस्ट FD का, और हमारा जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था वो था 12,000 का। तो मेरा टोटल कितना हो रहा था, 52,000 हो रहा था, पर मेरा एग्जाम्शन की लिमिट कितनी है, खाली 50,000। तो मैंने खाली 50,000 की यहाँ पर एग्जाम्शन क्लेम की है। अब जब मेरे को सेक्शन 80G का जो इसने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जो पैसा डाला है वो कौन से स्लैब में आता है, क्या वो पूरा 100% अलाउड वाले स्लैब में आता है, क्या वो 50% अलाउड वाले स्लैब में आता है, क्या वो 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट के साथ आता है, या क्या वो 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट के साथ आता है। तो अगर आपको याद हो 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट में 2 ही चीज़ थी, एक तो फैमिली प्लानिंग और एक ओलंपिक एसोसिएशन वाला, तो वहाँ तो नहीं आएगा। तो ये 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट में आएगा, तो 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट में आएगा। तो क्वालिफाइंग लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। क्वालिफाइंग लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमको लेना है ग्रॉस टोटल इनकम 573,240, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले को हटा दिया है। फिर जो भी डिडक्शन थे अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80TTB, उसका टोटल हमने 2,20,000 माइनस कर दिया। अब ये 2,20,000 कहाँ से आया, देखो ये 50-50 1 लाख और 1,20,000 यानी 2,20,000 रुपये जो आ गया वो आ गया हमारा डिडक्शन माइनस करने के बाद आ गया हमारा 353,240, जो कि आ गया हमारा क्वालिफाइंग लिमिट। अब क्वालिफाइंग लिमिट का हमको 10% निकालना पड़ता है, तो 10% जो आएगा वो आएगा 35,324 रुपीज़, यानी 35,324 इसको क्वालिफाइंग लिमिट इसकी बन चुकी है। अब इसने जमा कितना किया है 50,000, पर हमको 50,000 नहीं लेना है, खाली कितना लेना है 35,324। तो 35,324 पे इसको रिडक्शन मिलेगा, 100% मिलेगा या 50% मिलेगा, 50% मिलेगा। तो 50% ऑफ 35,324 आ गया मेरा 17,662। तो 17,662 के हिसाब से मेरे को 80G का डिडक्शन यहाँ पर मिलेगा। ये देखो 17,662, तो मेरा टोटल डिडक्शन हो गया 237,662, और मेरा इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन आ गया 335,578, और जो मेरा इनकम इंक्लूडिंग के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो आ जाएगा 5,80,578, और टोटल इनकम आ गया 5,80,580। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो 20% से टैक्स कैलकुलेट होगा, और बाकी की इनकम में टैक्स जो है स्लैब के हिसाब से लगेगा। तो देखो 2,45,000 का 20% 49,000 आ गया। अब बाकी का अमाउंट जो बच गया 335,578, तो स्लैब कितना है 0 से 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, तो 335,578 जो मेरा बचा था उस पर मेरे को टैक्स निकालना था। तो पहले के 3 लाख का टैक्स नील आ गया। अब 3 लाख क्यों लिया, क्योंकि ये 70 ईयर्स का है, सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक लिमिट 3 लाख की रहती है। फिर तो मेरा बच गया 35,578, जिसका मैंने 5% कैलकुलेट किया, तो आ गया मेरा 1,779। तो मेरा इसका टैक्स आ गया 1,779, और टोटल आ गया 50,779, जिस पे मैंने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिया 2,031, और टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया 52,810 रुपीज़। Since the tax liability is lower under the optional tax regime as compared to default tax regime, Mr. Chaturvedi should exercise the option of shifting out of the default tax regime। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि 80G में अगर इसने अदर देन कैश मोड और 2,000 से ज़्यादा जमा किया होता तो नहीं मिलता एग्जाम्पशन, पर यहाँ पर साफ साफ लिखा था अकाउंट पे चेक का यूज़ किया है। फिर 50,000 मिलेगा 80TTB में, क्योंकि भाई साहब ये सीनियर सिटीजन है, और फिक्स डिपॉजिट और सेविंग का मिलाकर एग्जाम्पशन मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख वाली स्लैब लगेगी, वो तो हमने लगा दी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया हो। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से भी इजी है। कैसे, आइए देखते हैं। मिस्टर राजमोहन हुज ग्रॉस टोटल इनकम वॉज 6,40,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 फर्निशेस यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी 6,40,000। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम SBI फॉर एक्वाजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड 50,000।
लोन को रीपे किया 50,000 रुपये के एटीसी में डिडक्शन मिलता है, जी हाँ मिलता है। 5 ईयर पोस्ट डिपॉजिट 20,000 एटीसी में मिलता है, जी हाँ मिलता है। डोनेशन टू रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ट्रस्ट 25,000 एटीजी में मिलता है, जी हाँ मिलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ स्पाउट पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 एटीई में मिलता है, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये शिफ्ट आउट कर रहा है तो इसको सारे के सारे डिडक्शन मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ओल्ड स्कीम से कैलकुलेट करना है। ग्रॉस टोटल इनकम 6,40,000 था। एटीसी का डिडक्शन में रीपेमेंट ऑफ लोन जो है प्रिंसिपल जो अमाउंट था वो था 50,000। 5 ईयर टाइम डिपॉजिट था वो था 20,000। टोटल 70,000 आ गया एटीसी का। एटीई में आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपये जो इसने पे किए। और एटीजी में दोस्तों 50% वाले में आता है स्लैब में वो, तो 50% वाले में हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो क्वालिफाइंग लिमिट निकालना पड़ेगा। क्वालिफाइंग लिमिट कितना आएगा? 6,40,000 माइनस 80,000 जो भी डिडक्शन था, ये देखो 70 और 10, 80,000 का डिडक्शन था, एटीसी का 70 और एटीई का 10, टोटल डिडक्शन 80,000 माइनस कर दिया तो मेरा क्वालिफाइंग लिमिट आ गया 5,60,000 जिसका 10% आ गया 56,000। पर इसने खाली 25,000 ही जमा किया है तो बहुत अच्छी बात है। 25,000 का 50% आएगा 12,500, तो एटीजी में इसको 12,500 मिलेगा एग्जामिशन। टोटल आ गया 92,500 और टोटल इनकम आ गया 5,47,500। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो मेरे को यहाँ पर ये वाला लाइन दिख जाता है ना तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, क्योंकि ये लाइन दिखने के बाद इसको सारे एग्जाम्शन मिलने लग जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन, खाली डिडक्शन क्लेम कर, डिडक्शन को बताना है कि कितना डिडक्शन मिलेगा, टोटल इनकम वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 जब उसका ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख है और इन्वेस्टमेंट का इन्फॉर्मेशन दिया गया है हमको और 40 साल के हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कौन से सेक्शन में मिलता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो मिलता है सेक्शन 80C में। कितना मिलता है? 10% ऑफ द सम एश्योर्ड रहना चाहिए 1/4/12 के बाद। तो यहाँ पर जो सम एश्योर्ड है दोस्तों वो है 4,70,000, जिसका मैं 10% करूँ तो 47,000 आएगा। और इसने डिपॉजिट किया है 35,000 तो पूरा का पूरा 35,000 एटीसी में डिडक्शन इसको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पीपीएफ ये एटीसी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी एटीसी में आता है, एटीसी 1,50,000। फिर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन ये भी एटीसी 20,000। फिर पेमेंट टू एलआईसी पेंशन फंड, ये एलआईसी पेंशन फंड आता है एटीसीसीसी में 1,40,000। फिर एटीडी में मेडिकल पॉलिसी जो है वो इसने ली 30,000 रुपये की। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो सीनियर सिटीजन का था वो भी एटीडी में आता है। तो देखो अगर आपने खुद के लिए, खुद के स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन लोग के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो 25,000 की लिमिट है, तो 30,000 जमा किया है तो मिलेगा कितना? खाली 25,000। और रही बात सीनियर सिटीजन की, अगर पेरेंट्स का केस है तो इसको 50,000 का मिलेगा, तो टोटल 75,000 मिल गया एटीडी में। और एटीसी में बहुत सारा डिडक्शन है, एटीसीसी में भी डिडक्शन है, पर ये सब डिडक्शन क्लेम करके एक सेक्शन टांग अड़ाती है एटीसीसी, जो कि बोलती है कि एटीसी और एटीसीसी को कंबाइन करने के बाद भी आपका डिडक्शन 1,50,000 के ऊपर नहीं जा सकता। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहला 35,000 एलआईसी का मिलेगा, पीपीएफ का 1.5 लाख मिलेगा, हाउसिंग लोन का 20,000 मिलेगा, टोटल हो गया 2,05,000। पर एटीसी की लिमिट है 1,50,000, तो 1,50,000 एटीसी में मिल गया। पर अब एटीसीसी में एलआईसी पेंशन फंड में जो पैसा डाला था 1,40,000, उसका टोटल करने के बाद इसका 2,90,000 का एग्जाम्पशन हो रहा है। पर सेक्शन एटीसीसी बोलता है कि आप एटीसीसी को मिलाकर आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो 2,90,000 का रेस्ट्रिक्ट हो गया 1,50,000 में। एटीडी में 25,000 50,000 मैंने आपको बताया तो 75,000 हो गया और टोटल 2,25,000 का एग्जाम्पशन इसको मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपने डिडक्शन चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया होगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सिर्फ एक खेल के समान रह जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा सेक्शन 10AA पे बेस्ड है। सेक्शन 10AA बोलते ही साथ आपको याद आ जाना चाहिए, पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 50% और उसके बाद वाले 5 साल 50% पर अगर आपने रिजर्व में पैसा जमा किया और उस पैसे को 3 साल के अंदर प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करने के लिए लिया है तो एकदम रट्टा हमको याद हो चुका है। बहुत बढ़िया। आइए
मिस्टर रुद्रा हैज़ 1 यूनिट एट SEZ एंड अनदर यूनिट एट DTA। देखो DTA वाले में तो नहीं दूंगा भाई साहब एग्जामेशन, क्योंकि आपको भी पता है DTA वाले में नहीं मिलता, खाली SEZ वाले में मिलता है, वो भी एक्सपोर्ट में मिलता है खाली। ही प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 पर्टिकुलर्स मिस्टर रुद्रा यूनिट इन DTA। अच्छा, मिस्टर रुद्रा ने टोटल जो है वो और DTA का दिया, यानी SEZ का हमको निकालना पड़ेगा भाई साहब, बहुत मेहनत करा रहे हो हमसे। तो अब हम SEZ का कैलकुलेशन खुद से करेंगे। देखो, टोटल सेल मिस्टर रुद्रा की थी 6 करोड़, DTA की थी 2 करोड़, तो SEZ की कितनी आ जाएगी, 6 - 2 4 करोड़। एक्सपोर्ट सेल 5 करोड़ 60 लाख, DTA की थी 1 करोड़ 60 लाख, तो मेरी SEZ की कितनी आ गई, 3 करोड़। नेट प्रॉफिट जो है वो मिस्टर रुद्रा का 80 लाख रुपए है, तो कोई बात नहीं, 80 लाख रुपए इसका नेट प्रॉफिट है। और DTA का जो है 20 लाख है, तो इसका कितना आ गया, 60 लाख। फिर प्रोसीड फ्रॉम द एक्सपोर्ट सेल इन SEZ रिसीव कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इज 3 करोड़ रुपए, यानी 3 करोड़ रुपए का भाई साहब इसने प्रोसीड किया है, जो कि इसकी एक्सपोर्ट सेल मान ली जाएगी। शिफ्ट आउट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको एग्जामेशन मिल जाएगा। 10AA के एग्जामेशन के लिए एलिजिबल है, और इसने जो है 22/5/2016 से काम किया है, यानी 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, यानी 9वां साल है भाई साहब। 9वें साल में तो खाली 50% ही मिलता है, तो 50% ही मिलेगा। देखो, नाइन्थ असेसमेंट ईयर है, मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया। 9th असेसमेंट ईयर है तो एलिजिबल डिडक्शन 50% हो गया। प्रॉफिट कितना था, 60 लाख हमने कैलकुलेट किया। एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना था, 300 लाख, क्योंकि उतना पैसा वो वापस लेकर आया था इंडिया में। टोटल टर्नओवर कितना था, 400 लाख, तो इंटू 300 डिवाइड बाई 400, और मिलेगा कितना, खाली 50%, यानी 22.50 लाख रुपीज़ का इसको जो है एग्जामेशन मिल जाएगा इस सेक्शन में, सेक्शन 10AA में। वर्किंग नोट में जो हमने कैलकुलेट किया वही कैलकुलेट करके आपको दिया है, तो वो मैंने यहीं पर आपको कैलकुलेट करके बता दिया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है सारा का सारा टेस्ट और नॉलेज और डिडक्शन चैप्टर। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ आया तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।